हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। पंचायती राज का टॉपिक हम देख रहे थे जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक होगा, जो चैप्टर है पंचायत सदस्यों की निरर्हताएं या योग्यताएं अयोग्यताएं। ठीक है, तो इस टॉपिक पे आज हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है पिकासो की बुक में। ठीक है, और कोशिश करूंगी मैं कि एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों को क्लियर कर पाऊं। बाकी बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, अयोग्यता क्या होती है सभी को मालूम होती है ना। कि क्या क्या अयोग्यताएं हो सकती हैं। ठीक, तो ये कहाँ लिखा हुआ है ना, आप सभी को मालूम है। ये मैंने इसके पहले भी जब क्लास ली थी तो मैंने इसमें भी बताया हुआ था कि ये ये 73वां संविधान संशोधन है ना, उसके अनुच्छेद 243 के एफ में लिखा हुआ है। एफ से आप ऐसे याद रख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है। एफ का मतलब होता है, हम ट्रिक एक तरह से कह सकते हैं, है ना। एफ का मतलब होता है फेलियर्स, है ना। तो फेलियर्स कौन होते हैं? जिन लोगों के पास एलिजिबिलिटी नहीं होती है वही लोग फेलियर हो सकते हैं, है ना। उनके पास अयोग्यता होगी तभी वो फेल होंगे। ठीक है, तो पंचायत के सदस्यों की जो निरर्हताएं हैं, अयोग्यताएं हैं, या इन इन एलिजिबिलिटी जिसको कहते हैं, है ना, वो उसको आप ऐसे एफ, वो लिखा हुआ है 243 के एफ में। ठीक है, एफ में लिखा हुआ है तो एफ से आप फेलियर याद रख सकते हैं। फेलियर वही लोग हो सकते हैं जो जिनके पास अयोग्यताएं हैं। ठीक है, तो चलिए, ये मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, आई थिंक याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। ठीक, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं। आई गेस आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक, तो चलिए, लिखा क्या है? कोई व्यक्ति किसी पंचायत का पदाधिकारी नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति किसी पंचायत का पदाधिकारी नहीं हो सकता यदि जिसे नारकोटिक्स के उपयोग, उपभोग या विक्रय से संबंधित किसी कानून के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया गया हो और दोष सिद्ध होने के समय 5 वर्ष की अवधि नहीं बीत गई होगी। क्लियर लिखा हुआ है ना। जो नारकोटिक्स सभी को मालूम है ना, उसका उपयोग या उपभोग या उसका विक्रय, बेचना, है ना, इससे संबंधी अगर उसने कोई कानूनी उल्लंघन किया हुआ है, कानून का उल्लंघन किया हुआ है और दोषी सिद्ध ठहराया गया है। ठीक है, तो उसे अगर सजा हुई है ना, अगर दोष सिद्ध हो गया है उसको, अगर उसने 5 साल की सजा पूरी नहीं की है तो वो पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता है। ये इसमें लिखा हुआ है पहले पॉइंट। किसी अपराध में जिसे 6 माह का कारावास का दंड दिया गया हो और दंड के बाद 5 वर्ष की अवधि नहीं बीत गई हो। अगर कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध हो गया है और उसे 6 माह का कारावास मिल चुका है। ठीक है, तो दंड के बाद मतलब उस कारावास के बाद अगर उसने 5 वर्ष की अवधि उसने पूरी नहीं की है, तो ऐसी कंडीशन में वो पंचायत का पदाधिकारी नहीं हो सकता। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो विकृत चित्त का हो। विकृत चित्त का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके सोचने समझने की जिसके सोचने समझने का जो तरीका है ना, वो नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है ना। और या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है ना, दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से काम करता हो, या फिर उसका व्यवहार अनुचित हो, या फिर खतरनाक व्यक्ति कह सकते हो, खतरनाक व्यवहार करने वाला, है ना। तो जो ऐसा व्यक्ति जो है ना विकृत चित्त का हो, जिसको सक्षम न्यायालय द्वारा उसको घोषित किया गया हो विकृत चित्त, है ना, तो ऐसा व्यक्ति भी पंचायत का पदाधिकारी नहीं हो सकता। जो दिवालिया हो, है ना, सभी को मालूम है कि दिवालिया का मतलब क्या होता है ना। जिसको ऐसा व्यक्ति जो है ना दिवालिया घोषित कर लिया हो, या फिर अदालत से, है ना, कोर्ट से उससे राहत नहीं मिली हो, तो भी वो क्या होगा? अयोग्य होगा। पंचायत के अधीन लाभ के पद पर हो, किसी स्थानीय प्राधिकार, सहकारी सोसाइटी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम की सेवा में हो। यानी कि कुल मिलाकर के कि वो किसी सरकारी नौकरी में ना हो, लाभ के पद पर अगर है ना, तो ऐसा व्यक्ति भी वो अयोग्य होगा।
जिसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, किसी पंचायत, किसी स्थानीय प्राधिकार, सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी या पब्लिक सेक्टर की सेवा से भ्रष्टाचार अथवा निष्ठाहीनता के लिए नौकरी से निकाल दिया गया हो, या जो पंचायत की ओर से किसी संविदा में किसी तरह अंश या हित रखता हो। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे भी वही बातें कही गई है कि जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर किसी भी ऐसी संस्था जहाँ पे जो सरकार से संबंधित है ना, तो ऐसे जगह से अगर उसने कोई ऐसी जगह पे अगर उसने भ्रष्टाचार किया हो, या फिर उसका व्यवहार है ना अनुचित होगा, है ना, और उसे नौकरी से यदि निकाल दिया गया है या फिर किसी संविदा के पद पर है ना, तो भी वो क्या होगा, इस पद के लिए वो अयोग्य होगा। ठीक है, और अगला क्या लिखा हुआ है? अगला लिखा हुआ है, पंचायत की ओर से वैतनिक विधि व्यवसायी के रूप में कार्य करता हो। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति पंचायत के लिए वेतन लेकर के काम कर रहा है ना, मतलब वेतन लेकर के काम कर रहा है का मतलब कानूनी काम, लाइक वकील या फिर कानूनी सलाहकार, जैसे लोग जो काम करते हैं ना, उन लोगों को कहा जाता है वैतनिक विधि व्यवसायी, है ना। विधि का मतलब होता है लॉ, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो कानूनी तौर पर पैसे ले रहा होगा, वेतन ले रहा होगा पंचायत की तरफ से, है ना, पंचायत उसको वेतन दे रही होगी, सैलरी दे रही होगी, है ना, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या होगा, वो काम नहीं कर सकता, मतलब ऐसा व्यक्ति भी जो है वो अयोग्य होगा, है ना। और इसके अलावा क्या पॉइंट लिखा हुआ है, विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लिया हो। जिसने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया, अगर कोई व्यक्ति भारत का नहीं, मतलब भारत का नहीं है, बल्कि देश का और किसी देश का, है ना, नागरिक बन गया हो, तो वो भी क्या है, इस पद के लिए वो अयोग्य होगा। किसी निर्वाचन कानून के तहत निरर्हित घोषित किया गया हो, मतलब अगर चुनाव आयोग को किसी, या फिर किसी कानून के तहत किसी को चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है, तो भी वो क्या होगा, अयोग्य होगा। जो राज्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए निरर्हित है, परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरहरित निरहित नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर उसने 21 साल की उम्र क्रॉस कर लिया है ना, लेकिन भी अगर वो 25 साल से कम का है ना, तो भी वो इस बात के लिए है ना, इस बात के लिए वो अयोग्य होगा, निर्वाचन के लिए, सॉरी, राज्य विधानसभा के लिए, के निर्वाचन के लिए वो अयोग्य होगा। ठीक है, उसने यदि उसने 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो, लेकिन फिर भी, है ना, वो 25 वर्ष की आयु का 21 वर्ष से कम और 25 वर्ष से, सॉरी, 21 वर्ष से ज्यादा और 25 वर्ष से कम, है ना, 21 वर्ष से ज्यादा और 25 वर्ष से कम, है ना, तो भी वो क्या होगा, इनएलिजिबल होगा। ठीक है, जो इसके अलावा जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए किसी कानून के अधीन निरहित हो, जो राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं, है ना, अगर उस पे वो अयोग्य घोषित हो गया है, तो भी वो इस पद के लिए वो पात्र नहीं होगा। जो 30 वर्ष से कम आयु का हो और साक्षर नहीं हो, अगर वो 30 वर्ष की आयु से कम का है और अगर वो साक्षर नहीं है ना, तो भी वो क्या होगा, इनएलिजिबल होगा, अपात्र होगा। ठीक है, जिसने निर्वाचित हो जाने के 1 वर्ष बाद भी अपने घर में जलवाहित शौचालय न बनवाया हो, मतलब 1 वर्ष हो जाने के बाद, अगर निर्वाचित हो जाने के बाद भी अगर उसने अपने घर पर शौचालय नहीं बनवाया है, तो भी वो क्या होगा, अपात्र होगा। जिसके ऊपर पंचायत की कोई रकम बकाया हो, सिंपल है, क्लियर है ना। जिसने पंचायत या सरकारी जमीन या भवन पर अतिक्रमण किया हो, है ना, सरकारी जमीन पर, है ना, अपना कब्जा ना किया हो, ऐसा अगर उसने कब्जा कर लिया है, तो भी वो क्या होगा, अपात्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स आई थिंक आप लोगों को क्लियर होंगे, सरल शब्दों में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगला हम देखते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, 15 पॉइंट्स हैं लगभग, है ना, 15 पॉइंट्स हैं। तो ऐसे पॉइंट्स हैं जो, है ना, पंचायत के पदाधिकारी के लिए जो है वो अपात्र होंगे, अयोग्यताएं हैं ये सारी। ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है,
जूम आउट करना पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है पंचायत पदाधिकारी की पद मुक्ति या आकस्मिक रिक्ति। मतलब यहाँ पे अगर पंचायत पदाधिकारी की पद मुक्ति हो रही है तो किन कारणों से हो रही है, क्या क्या शर्तें उन पे होनी चाहिए, विधायक बनने पर, सांसद बनने पर, या फिर सहकारी समिति का सभापति या उपसभापति, ऐसी कौन सी धारा में लिखी हुई है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं टेबल जो बना हुआ है ना। इसमें लिखा क्या गया है कि अगर कोई सरपंच या फिर उप सरपंच, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है ना, अगर ये सब जो इन पदों पर रहते हैं तो किन क्या बन सकते हैं। विधायक बनने पर वो कौन सी धारा लगती है, मतलब कौन सी धारा में लिखा हुआ है, सांसद बनने पर कौन सी धारा, है ना। तो वैसा ये सारी चीजें यहाँ पे टेबल पे लिखी हुई है। तो सरपंच उप सरपंच की अगर क्या बोलते हैं, मतलब सॉरी, अगर कोई क्या कहना चाहिए, अगर कोई सरपंच, उप सरपंच या फिर जनपद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सारे जो है ना, इन पदों पर रहते हुए भी अगर विधायक बनता है ना, राज्य विधानसभा का सदस्य या फिर विधायक बनता है, या फिर सांसद या लोकसभा राज्यसभा का सदस्य बनता है, या फिर सहकारी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उपसभापति बनता है, तो क्या माना जाएगा कि उसने स्वेच्छा से अपने पंचायत पद से, है ना, इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो आप, है ना, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है जो सरपंच है, ठीक है, और वह राज्य विधानसभा का चुनाव जीत करके वो विधायक बन गया। ठीक है, वो विधानसभा का चुनाव जीत करके क्या विधायक बन गया, तो अब वो सरपंच के पद पर तो नहीं रह सकता है ना, तो उसे सरपंच का जो पद है वो छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम इसको भी देख लेते हैं आगे। यदि सरपंच या उप सरपंच संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधानसभा का सदस्य या किसी सहकारी सोसाइटी या सभापति या उपसभापति हो जाता है, तो उसके संबंध में ये समझा जाएगा कि उसने यथास्थिति सरपंच या उप सरपंच के रूप में अपना पद उस तारीख से रिक्त कर दिया है ना, जिसको कि वो ऐसा सदस्य या सभापति उपसभापति हुआ है, या समझा जाएगा कि ऐसे पद आकस्मिक रिक्त हो गई है। ठीक है, तो मतलब सिंपल से लैंग्वेज में मैंने अभी वही कहा आपको कि अगर कोई सरपंच या उप सरपंच अगर उसने विधायक का पद ले लिया या फिर लोकसभा का चुनाव जीत करके सांसद बन गया, है ना, तो उसको जो उसका पहले वाला जो पद था उसको त्यागना पड़ेगा, है ना। ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो रिक्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या लगा, हाँ, इसमें ये चीजें भी देख लीजिए। ये सरपंच उप सरपंच के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है धारा 17 का 7 में, है ना, और सांसद बनने पर भी 17 का 7 में लिखा हुआ है, और सहकारी समिति का सभापति या उपसभापति अगर वो बनता है तो धारा 17 का 7 में ये चीजें लिखी हुई है पंचायत पदाधिकारी की पद मुक्ति और आकस्मिक रिक्ति के बारे में। वैसे ही जनपद पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यदि बनता है कोई, है ना, विधायक, तो धारा 25 में, सांसद बनने पर भी धारा 25, और सहकारी समिति का सभापति और सभापति बनता है तो उसके बारे में भी कहाँ पे लिखा हुआ है, धारा 25 में। एज इट इज, है ना, जिला पंचायत का अध्यक्ष उपाध्यक्ष अगर कोई विधायक बनता है तो उसका लिखा है, प्रावधान बना हुआ है कहाँ पे, धारा 32 का 5 में, और सांसद बनने पर भी धारा 32 का 5, और वैसे ही कहाँ पे सहकारी समिति का सभापति या उपसभापति बनता है तो धारा 32 का 5 में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है निर्वाचन के पश्चात अपात्रता। अगर कोई निर्वाचित हो जाता है, अगर कोई पंचायत के पद पर आ जाता है तो उसके बाद कौन कौन किस प्रकार की अपात्रता होती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पंचायत के पद पर निर्वाचित हो गया है तो है ना, और यहाँ पे जो दो शर्त लिखी हुई है ना, इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसका जो पद है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित हो जाने पर ऊपर वर्णित किसी निरर्हताएं के अधीन होता है तो पंचायत के विरुद्ध
विधि व्यवसायी के रूप में नियोजन स्वीकार करता है और पंचायत की इजाजत के बिना पंचायत या उसकी समिति के लगातार 3 सम्मेलनों में उपस्थित रहता है। 6 महीनों के बीच हुए सम्मेलनों में से आधे से अधिक में उपस्थित नहीं होता तो वह पंचायत पद पर नहीं रह जाता है और उसका पद रिक्त हो जाता है ना? निर्वाचित होने के बाद ये जो दो शर्तें दी हुई हैं, है ना? ये उसकी अपात्रता को दर्शाता है। ठीक है, तो क्या कहता है ये? इसका क्या मतलब है कि अगर, है ना, कोई व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति के खिलाफ, है ना, फॉर एग्जाम्पल एक तरह से कह लीजिए, पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसाय के रूप में नियोजन स्वीकार करता है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति है जिसके खिलाफ एक कोई सा मुकदमा चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल लाइक भ्रष्टाचार का कोई, है ना, मुकदमा चल रहा है ना, तो वो दोषी पाया जाता है उस मुकदमे में, है ना, तो उसे पद से हटाया जा सकता है। विधि व्यवसाय के रूप में नियोजन स्वीकार करता है। ठीक है, इसका मतलब वही है ना? एक मान उसी तरह का कि अगर किसी अपराध में वो दोषी सिद्ध हो गया, है ना, दोषी सिद्ध हो गया, तो या तो फिर इसके अलावा, है ना, विधि व्यवसायी के रूप में अगर काम कर रहा है तो भी ऐसी कंडीशंस भी अगर होती हैं, है ना, तो भी वो निर्वाचन के बाद, है ना, अपात्र होगा और फिर उनको क्या होता है कि पद से हटा दिया जा सकता है। इसके अलावा क्या कह रहा है यहाँ पे? पंचायत की इजाजत के बिना, है ना, पंचायत या उसकी समिति के लगातार 3 सम्मेलनों में उपस्थित, मतलब कुल मिलाकर के अगर पंचायत उसको परमिशन नहीं दे रही है ना, देखिए, हम स्कूलों में भी हम अगर हम लीव लेते हैं, है ना, स्कूल कॉलेज फलाना ढिमका जहां पे भी नौकरी पे भी जाते हैं तो हम लीव लेते हैं, है ना, पंचायत अगर उसको इजाजत नहीं देती है, परमिशन नहीं देती है ना, और वो लगातार 3 सम्मेलनों में, 3 बैठकों में अगर वो अनुपस्थित होता है ना, तो ऐसी कंडीशन में भी वो अपात्र होगा। और 6 महीनों के बीच हुए सम्मेलनों में आधे से अधिक में उपस्थित नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति है, सदस्य है, जो बिना अनुमति के ही 6 महीने में हो जितनी भी बैठकें हो रही हैं, जो भी बैठकें हो रही हैं, उसमें आधे से अधिक में अगर वो उपस्थित नहीं रहता है, तो भी क्या वो पद में नहीं रह तो भी वो क्या हो जाएगा, अपने पंचायत पद से पंचायत पद में नहीं रह जाएगा, नहीं रहेगा और उसका जो पद है वो खाली हो जाएगा। ठीक है, रिक्त हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? पंचायत निर्वाचन के पश्चात जो पात्रता है, इसके बारे में यहाँ पे शर्तें दी हुई है। आई गेस आप लोगों को ये आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है? कोई भी व्यक्ति एक सरपंच या उप सरपंच बन सकता है जो कोई भी व्यक्ति एक सरपंच या उप सरपंच तब बन सकता है जब उसके पास पंच के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्यता हो, पंच के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, है ना, अगर, है ना, और इसके अलावा सांसद के किसी भी सदन या राज्यसभा का सदस्य ना हो, है ना, और किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति ना हो, सरकारी नौकरी में ना हो, यानी कि लाभ के पद पर होगा तो भी वो क्या होगा, वो लाभ के पद पर है तो वो अपात्र होगा, है ना, यानी कि सरकारी नौकरी पे ना हो। ठीक है, और 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो किंतु मतदान करने की आयु 18 वर्ष है। ठीक है, मतदान करने की आयु तो क्या होती है, 18 वर्ष ही होती है, लेकिन अगर उसने आ, सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष होना क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, तो आई गेस आप लोगों को ये भी सिंपल शब्दों में ही लिखा है, क्लियर होगा। ठीक, अगला देख लेते हैं नोट में क्या दिया हुआ है। नोट में दिया हुआ है, पूर्व में पंच पद हेतु अ, अ, पूर्व में पंच पद हेतु 5वीं पास एवं पंच के ऊपर पदाधिकारी के लिए 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य था, किंतु पंचायती राज कानून संशोधन 2019 के तहत शिक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर साक्षर का प्रावधान किया गया है। पहले यहाँ पे नोट में क्या कहा गया, पहले जब जो कानून था, है ना, वहां पहले पंच के पद के लिए 5वीं पास होना अनिवार्य था और उसके बाद फिर 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। लेकिन एक संशोधन आया, पंचायती राज कानून संशोधन 2019, है ना, उस पे कहा गया कि शिक्षा अनिवार्य है ना, शिक्षा की अनिवार्यता को
समाप्त कर दिया, है ना, कि शिक्षा अनिवार्य, जो शिक्षा है वो अनिवार्य तो है, बट उसकी अनिवार्यता को समाप्त करके सिर्फ यहाँ पे शब्द क्या दे दिया, साक्षर, है ना। व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता हो, है ना, ऐसा व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता हो, वो पंच के पद पर रह सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 5वीं पास ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 8वीं पास ही हो। ठीक है, तो ये जो कानून था वो पंचायती राज कानून संशोधन 2019, ठीक है, उसके तहत ये साक्षर शब्द का प्रयोग करके, है ना, ऐसा प्रावधान किया गया है। पंचायत, इसके अलावा पंचायत में भू संपत्ति की अनिवार्यता नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि जरूरी नहीं है कि उसके पास संपत्ति होना अनिवार्य हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो साक्षर है ना, तो वो क्या होगा, वो पात्र हो सकता है सरपंच पद के लिए, पंच या फिर पंचायत की ऐसी कोई भी पद, है ना, जिसको जो चुनाव में चुनाव किए जाते हैं जिसके, है ना, वो भू संपत्ति का होना अनिवार्य नहीं है। किसी सहकारी सोसाइटी का सदस्य सरपंच या उप सरपंच के पात्र के लिए पद के लिए पात्र होगा, है ना। तो ये सारे नोट में लिखे हुए चीजें हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। सहकारी समिति का कोई भी सदस्य जो है वो सरपंच या उप सरपंच का के पद के लिए वो पात्र होगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है। अगला दिया हुआ है, आकस्मिक रिक्ति होने पर विशेष सम्मेलन बुलाने वाले अधिकारी। तो यहाँ पे सरल शब्दों में हम कैसे समझ सकते हैं इनको, कि मान लीजिए कि किसी पद के लिए अचानक, कोई भी पद जो है वो अचानक से खाली हो जाता है, आकस्मिक रिक्ति अचानक से खाली हो जाता है। ऐसी स्थिति में विशेष सम्मेलन बुलाने के लिए जो अधिकारियों की आवश्यकता होती है, वो कौन से अधिकारी होते हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपल सा लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ग्राम पंचायत के मामलों में, यानी कि गांव की जो पंचायत होगी, है ना, उसमें अगर कोई पद जो है अचानक से खाली हो जाता है, तो उस स्थिति में विशेष सम्मेलन, है ना, यानी कि विशेष बैठक, है ना, तो ऐसे विशेष बैठक या विशेष सभा बुलाने की जो जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी, पंचायत के सचिव की होगी। एज इट इज, है ना, जनपद पंचायत के मामलों में अगर कोई रिक्ति होती है, आकस्मिक रिक्ति, तो ऐसे कंडीशन में विशेष सम्मेलन बुलाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी की होगी। वैसे ही जिला पंचायत के मामलों में उसमें भी क्या, कौन होगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा। ठीक है, चलो तो फिर आई थिंक आप लोगों को ये भी क्लियर, सिंपल शब्दों में ही लिखा हुआ है ना, आकस्मिक रिक्ति होने पर विशेष सम्मेलन बुलाने वाले अधिकारी। ठीक है, तो क्लियर होगा आई थिंक आप लोगों को। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न। चलिए अब प्रश्न हम सॉल्व कर लेते हैं। उप सरपंच बनने के लिए निम्नांकित योग्यताओं में कौन सा गलत है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें जो उप सरपंच बनने के लिए निम्नांकित योग्यताओं में से कौन सा गलत है, पढ़ लेते हैं चारों ऑप्शन। आवेदक संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, ये तो सही है ना। और ऐसे आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, तो ये सरासर गलत है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, ये सरासर गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बाकी इसके अलावा और योग्यताओं में क्या है जो सही है, ऐसा आवेदक जो किसी कोऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो, तो ये वाला तो सही है ना। आवेदक पंच बनने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है ना। तो इस प्रश्न के आधार पर हमें गलत पूछा गया था, योग्यताओं में कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऐसे आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, तो ये वाला जो है ये अपना जो है ना, ये योग्यताओं में नहीं आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, सरपंच बनने के लिए निम्नांकित योग्यताओं में से कौन सा गलत है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें वही दिख रहा है मुझे, ऐसे आवेदक की पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, यही वाला अपना जो है गलत है ना। कोई भी आवेदक जो है वो पंचायत की भू संपत्ति हो ऐसा कुछ वो नहीं है ना। कोई भी सरपंच, पंच या उप सरपंच बन सकता है,
ठीक है, जरूरी नहीं कि उसके पास भू संपत्ति हो। अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत सदस्य की योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, इसके अलावा और भी ऑप्शंस है। पहले इन दोनों को देख लेते हैं, फिर अगले वाला स्लाइड में देखेंगे। यदि संबंधित पंचायत सदस्य पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण करता है या सरकारी सेवा में है या उसे भ्रष्टाचार के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है, ये वाला तो जो है ना, ये सही कथन है। ठीक है, ग्राम पंचायत सदस्य की अयोग्यता के संबंध में पूछ बोला गया है ना, कौन सा कथन सही है। तो यदि संबंधित पंचायत सदस्य पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण करता है या सरकारी सेवा में है या उसे भ्रष्टाचार के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, तो ऐसा जो है वो अयोग्यता में ही गिना जाता है। तो ये जो कथन है ये सही है, पहला वाला। ठीक, अगला देखते हैं। यदि संबंधित पंचायत सदस्य के आवास में एक फ्लश शौचालय नहीं है, ये भी हमने पहले वाले स्लाइड में देखा था, ये वाला जो कथन भी है ना, ये भी सही है। अगला स्लाइड देख लेते हैं। अगला है, यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने पंचायत या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हो, तो ये वाला कथन भी जो है ना, ये भी हमने देखा था, ये कथन भी जो है सही है ना। जिसने अतिक्रमण कर लिया हो, कब्जा कर लिया हो, वो भी क्या अयोग्यता में ही आता है। इसके अलावा यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने सहकारी बैंक से ऋण लिया हो, तो ऐसा कुछ वो नहीं है ना। ये वाला जो है ये अयोग्यता में नहीं आता है। यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने अंतरधर्मी विवाह किया हो, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है इसका, है ना। तो ये भी कोई अयोग्यता में नहीं आता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा हमने देखा, है ना। तो कथन, केवल कथन 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा देखा था हमने और तीसरा देखा, ये जो 3 है वो सही है। अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे, तो क्या होगा। तो वो सदस्य नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़ करके किसी दूसरे जनपद में रहने चला जाता है, रहना शुरू कर दे, तो क्या होगा, वो उस जनपद का सदस्य नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो। ठीक, तो यहाँ पे जो हमने 2-4 प्रश्न थे, ये भी क्या वो पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस थे, जो पूछे गए पिछले एग्जाम में पूछे गए वाले प्रश्न थे। 4 प्रश्न थे। ठीक है, और हमने इसकी जो थ्योरी थी वो भी हमने देख ली है। तो आई गेस आप लोगों को समझ आया होगा, है ना। बाकी इसके अलावा और कोई टॉपिक देखेंगे हम। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।